बहरतौर इस कोशिश में हम सड़क से उतर गए और दरख्तों के दरमियान कच्ची जमीन पर रवां हो गए। सड़क निस्बतन बुलंदी पर थी। मेरा अंदाजा था कि अगर मैंने पंक्चर टायरों के साथ ट्रक को दोबारा सड़क पर चढ़ाने की कोशिश की तो हमारे उलटने में कोई कसर नहीं रह जाएगी। वैसे भी सड़क अब हमारे लिए कच्चे रास्ते से ज्यादा खतरनाक थी। इस मौका पर मैं ट्रक की लाइट्स ऑफ कर सकता तो हमारे लिए बहुत सूदमंद था, मगर इर्द गिर्द दरख्त थे। अंधेरे में हमारे लिए रफ्तार से सफर करना नामुमकिन हो जाता। लाइट्स ऑन रखना हमारी मजबूरी थी और हमारे पीछे आने वाले इस मजबूरी से पूरा फायदा उठा रहे थे। गैर हमवार रास्ते और घटा टोप तारीकी में ये एक बेसिम्मत सफर था। ट्रक एक तरफ को झुका हुआ था। मैं इसे बाएं जानिब मोड़ने की कोशिश करता तो वो कुछ और झुक जाता और गीली जमीन पर फिसल कर खुद ब खुद अपना रुख मुतय्यन कर लेता। ये एक अनहोनी थी कि हम अभी तक महवे सफर थे। इन लम्हात में मेरे जहन में इसके सिवा और कुछ नहीं था कि जहां तक ये ट्रक चलता रहे उसे चलाता रहूं। जहां वो किसी दरख्त से टकरा कर या गड्ढे में फंस कर रुक जाए वहां हम मोर्चा बंद हो जाएं और इस वक्त तक पीछे आने वालों को खुद से दूर रखें जब तक रख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा ये बाद में देखा जाता और सोचा जा सकता था। मैंने अक्सर महसूस किया था कि कामयाबी और नाकामी में एक मध्यम लकीर का फर्क होता है। कोशिश करने वाला जहां आकर हिम्मत हार देता है और निढाल होकर बैठ जाता है, बाजुकात मंजिल वहां से एक कदम की दूरी पर होती है। जो लोग इस आखिरी कदम को तय कर लेते हैं बामुराद कहलाते हैं और दूसरे हमेशा बेखबर रहते हैं कि वो मंजिल के कितने करीब होकर पीछे हटे हैं। शायद इस आखिरी कदम ही को एक आंच की कसर कहा जाता है। एक मौका पर मैं ये सोचने लगा था कि रुक जाऊं, मगर फिर मुखालिफ सोच गालिब आ गई और मैं जैसे तैसे ट्रक को आगे बढ़ाता रहा। दिलजीत अब फर्श से उठकर नशिस्त पर लेट गया था। जबरदस्त धचकों के सबब इसके होंठों से बार बार कराह निकल जाती थी। 5-10 मिनट बाद अचानक मैंने महसूस किया कि ताक़ुब करने वाले फासले पर रह गए हैं। दरख्तों की बहुतात और रास्ते के पेचो खम हमारे मददगार साबित हो रहे थे। मैंने एक आखिरी रिस्क भी ले लिया और ट्रक की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी। लाइट्स ऑफ करने से रफ्तार मजीद कम करना पड़ी, मगर अब रफ्तार इतनी अहम नहीं रही थी। असल मसला यह था कि हम खुद को रोपोश रख सकें। दाईं तरफ के टायर ट्यूब बेकार हो चुके थे और ट्रक अब रिमों पर चल रहा था। इसी दौरान हमने एक छोटी सी सड़क भी क्रॉस की। मैं जानता था कि जहां कहीं नाकारा पहिया किसी गड्ढे में गया हमारे सफर को फुल स्टॉप लग जाएगा और अंधेरे में यह गड्ढा किसी भी वक्त आ सकता था। थोड़ी देर बाद हमें खेतों के आसार नजर आए और फिर कुछ फासले पर एक गांव दिखाई दिया। गांव जरा बुलंदी पर था और तारीकी में इसका हेवला किसी टीले ही की तरह दिखाई देता था। मैं भी सोच रहा था कि ट्रक रोका जाए या नहीं कि एक धमाके के साथ बाएं जानिब का अकलौता अकबी टायर भी ब्रस्ट हो गया। ऐसा बेपनाह लोड की वजह से हुआ था। इस आखिरी सदमे के बाद ट्रक ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। ट्रक निस्बतन खुश्क जगह पर रुका था। इर्द गिर्द कीकर और फुलाही के बहुत से दरख्त थे। मैं इंजन बंद करके नीचे उतर आया। चारों तरफ खामोशी थी। सिर्फ पत्तों पर बूंदे गिरने की मध्यम आवाजें उभर रही थीं। दूर तक कोई आहट थी, न कहीं रोशनी दिखाई देती थी। सफदर, सफदर, मैंने धीमी आवाज में कहा। जी। फौरन उसकी आवाज उभरी। क्या ख्याल है? वो गाली देकर बोला, लगता है सुवरों का गल्ला किसी और तरफ निकल गया है। हम कुछ देर मजीद सुनगुन लेते रहे। फिर मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा। कैबिन की छत पर सफदर और जरीगुल ने बाकायदा मोर्चा बना रखा था। गन्ने के 3-4 गट्ठे घसीट कर इन्होंने दाएं बाएं इस तरह रख लिए थे कि दोनों इतराफ फायरिंग से महफूज हो गई थी। अकब से इन्हें ऐसा कोई खतरा नहीं था। ऊपर से इन्होंने तरपाल ले रखा था। मुझे तरपाल के अंदर से जरीगुल की गोल गोल चमकदार आंखें नजर आईं। वो जंगली बिल्ले की तरह वहां दुबका बैठा था। शाबाश जरीगुल, मैंने तहे दिल से कहा। वो बोला, शाबाश, तो इस बंदूक को मिलना चाहिए उस्ताद जी। हम तो बस घोड़ा ही दबाता रहे, या फिर आपको मिलना चाहिए शाबाश। अब जिस तरह इस लंगड़े ट्रक को भगा कर यहाँ तक लाए, ये आप ही का काम हो सकता है। सफदर बोला, ये सताइश बाहिमी किसी और वक्त के लिए उठा रखी है। फिलहाल सोचिए कि अब करना क्या है। मैंने कहा, तरपाल उतार कर जरा पीछे देखो। सफदर और जरीगुल ने पीछे देखा। इन्हें भी गांव के खतोखाल नजर आए। सफदर बोला, मेरा ख्याल है कि कोई गांव है। मैंने कहा, ख्याल आराई की गुंजाइश नहीं, ये वाकई गांव है। मुमकिन है पुलिस चौकी भी हो। अगर चौकी ना भी हुई तो कोई ऐसी सवारी जरूर मिल जाएगी जो हमें किसी चौकी या थाने तक पहुंचा सके। इस वक्त हमारी सबसे अहम जरूरत यह है कि पुलिस के किसी जिम्मेदार अफसर से राब्ता किया जाए। जरीगुल बोला, और हमारा सबसे अहम जरूरत यह है कि हमको एक जोड़ा खुश कपड़ों का मिल जाए। हमारा कमीज और शलवार बहुत दूर तक बिक चुका है और हमारा ख्याल है कि सफदर साहिब का भी यही हाल होगा। इससे भी बुरा है, सफदर ने कहा। मुंह में दांत बज रहे हैं और पेट में आंतें। जरीगुल बोला, आंतें बजना नहीं, कुल हु अल्लाह पड़ता है। हमने तो यही मुहावरा सुना है। सफदर ने कहा, भूख हद से बढ़ जाए तो फिर आंतें मुहावरों के चक्कर से निकल जाती हैं। सफदर और जरीगुल वाकई बुरी तरह भीगे हुए थे। मैंने घड़ी देखी, रात के 9:30 बज चुके थे।
हम कम वेश 3 घंटे महज सफर रहे थे और यह 3 घंटे का सफर 3 माह के सफर से ज्यादा थका देने वाला था। हम तीनों ने कैबिन में आकर मशवरा किया। इस मशवरे में फैसला हुआ कि सफदर और जरीन गुल ट्रक में रहेंगे जबकि मैं गांव जाकर हालात का जायजा लूंगा। खुद का राइफल हमारे पास मौजूद थी। इसका मैगजीन 22 गोलियों का था और इनमें से अभी सिर्फ 4 गोलियां इस्तेमाल हुई थी। मैंने डैशबोर्ड के खाने में से टार्च निकालकर नेफे में उड़स ली, राइफल को शोल्डर स्टेप के जरिए कंधे से लटकाया और ऊपर से गर्म चादर लपेट ली। फिर भी मेरे और राइफल के भीगने का खतरा मौजूद था। इस मसले का सफदर ने बड़ा मुनासिब हल निकाला। ट्रक का तरपाल काफी बड़ा था। इसने मेरे रामपुरी खंजर से तरपाल का एक बड़ा मुस्ततील टुकड़ा काटा और मेरे सर पर डाल दिया। यकबस्ता तारीकी में डूबा हुआ गांव बड़ी खामोशी से भीग रहा था। जो पहली गली मुझे नजर आई, मैंने उसके पहले दरवाजे पर दस्तक दे दी। दस्तक की आवाज सुनकर एक बिल्ली कहीं करीब से निकली और पानी में चप चप की आवाज पैदा करती गली पार कर गई। मेरी दूसरी दस्तक पर मकान के अंदर कहीं खटपट हुई और फिर नींद के खुमार में डूबी हुई मर्दाना आवाज उभरी, कौन है? मैंने जवाब देने की बजाय एक और दस्तक देना मुनासिब समझा। चंद लम्हे बाद दरवाजे की दूसरी तरफ लालटेन की रोशनी चमकी और एक उम्र रसीदा शख्स ने दरवाजा खोल दिया। यह गांव था, वरना ऐसी तारीख रात में सिर्फ दस्तक से दरवाजा खुलवा लेना मुमकिन नहीं था। उम्र रसीदा शख्स के एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन थी। इसने लालटेन बुलंद करके बगौर मुझे देखा और ठीक पंजाबी में बोला, की गल है? मैंने कहा, चच्चा इधर सड़क के पास हमारा ट्रक खराब हो गया है, बड़ी देर से ठीक कर रहे थे, रोटी शोटी भी नहीं खा सके। यहाँ गांव में कोई तंदूर वगैरह खुला मिल जाएगा? बूढ़े ने सर्द महरी से कहा। मैं क्या कह सकता हूँ काका, साथ की गली में एक तंदूर वाला है, शायद जाग रहा हो अभी। उसके साथ ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ को हरकत दी। एन उसी वक्त अंदर से एक बारीक मर्दाना आवाज उभरी, कौन है? बूढ़े ने कहा, ट्रक वाले हैं, इनका ट्रक खराब हो गया है। ट्रक वाले यहाँ क्या करने आए हैं? बारीक आवाज ने पूछा। रोटी छोटी खानी है इन्होंने, तंदूर का पूछ रहे हैं। एक छोटे कद का मुनहनी से शख्स लंगड़ाता हुआ बाहर निकल आया। वो नौजवान था, लेकिन नौजवानों वाली कोई बात उसमें नजर नहीं आती थी। चेहरा मदकूक, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, बाल पेशानी से उड़े हुए। उसने गंदे से खेस की बुक्कल मार रखी थी। लगता था अफीम या चर्च के नशे में है। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुझे सरतापा देखा, फिर जरा नर्म लहजे में बोला, क्या बात है बराजी, बड़ी देर से रोटी का ख्याल आया आपको? अब तो मेरे ख्याल में 10 बजने वाले हैं। बस भरा, परेशानी में थे, मैंने जवाब दिया। सवेरे नाश्ता किया था, इसके बाद से ट्रक के नीचे घुसे हुए हैं। मैंने कहा, अच्छा चलो अंदर आ जाओ। चर्सी नौजवान मेरी बात काट कर बोला। मैंने ये पेशकश कबूल करने में तामुल नहीं किया। बूढ़ा खुशमगीन नजरों से मुझे घूरे जा रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि चर्सी उसका बेटा है। गीले सेन से गुजरकर हम छोटे से बरामदे में पहुंचे और फिर एक कमरे में आ गए। एक आम सा देहाती मकान था। फिजा में गीली मिट्टी और गोबर की बू रची बसी थी। अशिया की बेतरतीबी और माहौल की बेरौनकी देखकर मुझे लगा कि इस घर में कोई औरत मौजूद नहीं। बाद अज़ां ये क्याफा दुरुस्त से साबित हुआ। इस घर में बस चर्सी और उसका बाप रहते थे। चर्सी मुझे जिस कमरे में लेकर आया था, वहां दीवारों पर बहुत सी भारतीय अदाकाराओं की तस्वीरें चिपका थीं। इन दिनों अभी वीडियो को अरूज हासिल नहीं हुआ था। मैं हैरान हुआ कि ये तस्वीरें कैसे हासिल की गई हैं। वैसे भी इस कमरे में पहुंचकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। इनफरादी तौर पर कोई चीज भी गैर मामूली नहीं थी, लेकिन इन चीजों का मजमूई तासुर मुझे चौंका रहा था, जैसे मैं किसी अनजानी जगह पर आ गया हूँ। चाहे ये चौंका देने वाली बात चर्सी के लिबास में थी या फिर बूढ़े के लहजे में या इस मकान की साख्त में, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उम्र सीधा शख्स लालटेन समेत दूसरे कमरे में चला गया था। अब कमरे में सिर्फ एक दिए की रोशनी थी। चर्सी नौजवान ने पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ? एक ड्राइवर और एक हेल्पर है, वो दोनों ट्रक पर ही हैं। हुआ क्या है ट्रक को? चर्सी ने पूछा। टायर राड में कोई गड़बड़ है, मैंने जवाब दिया। असल में लोड ज्यादा था और टायर कमजोर। एक मोड़ पर एक तरफ के दोनों पिछले टायर ठा हो गए। ट्रक बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गया। पता नहीं नीचे से क्या चीज लगी है बाडी को। टायर राड का सत्यानाश हो गया है। जा कहाँ रहे थे तुम? चर्सी ने पूछा। ये मुश्किल सवाल था। हम शेरगढ़ से काफी आगे निकल चुके थे और मेरे अंदाजे के मुताबिक बॉर्डर के आस पास कहीं थे। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस कस्बे या मकाम का नाम लूं। मेरी ये मुश्किल बूढ़े की आवाज ने आसान कर दी। इसने साथ वाले कमरे से पुकार कर पूछा, पुत्र बूटे, आग जलती रहने दूं या बुझा दूं? चर्सी ने कहा, जलती रहने दे बापू। फिर मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, तुम विष्णु तो नहीं हो? एकदम मेरा दिमाग भग से उड़ गया। विष्णु इन हिंदुओं या सिखों को कहा जाता है जो गोश्त अंडा वगैरह नहीं खाते। विष्णु और बापू के अल्फाज मेरी समात में धमाकों की तरह गूंज रहे थे, एकदम जैसे कोई पर्दा सा मेरी निगाहों के सामने से हट गया था। मैंने अपने सामने बैठे मदकूक चर्सी को आंखें फाड़ कर देखा। कमरे में निगाह दुड़ाई और मेरे अंदर से किसी ने पुकार कर कहा, मैं पाकिस्तान में नहीं हूं। ये मकान, ये गांव, ये जमीन और फिजा, इनमें से किसी चीज का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। ताकुब की हंगामा खेजी में हम सरहद पार कर चुके थे।
और अब मैं एक भारतीय गांव में एक भारतीय के सामने बैठा था। चर्ची जिसका नाम बूटा था हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने खुद को तेजी से संभाला और इकरार में सर हिला दिया। हाँ विष्णु हूं मैं। ओह फिर तो मुश्किल हो जाएगी, बूटे ने कहा। हमने कीमे वाले चावल पका रखे थे, कुछ बचे हुए थे। मैं सोच रहा था कि तुम्हें गर्म कर देते हैं, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। खैर अब कुछ और विचार करते हैं। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, हाँ कुछ आलू हैं घर में, इन्हें भून लेते हैं, नमक मिर्च लगाकर खा लेना, क्या ख्याल है? जैसे तुम मुनासिब समझो भाई। अपने लहजे को हद्दुल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, बड़ी कड़ाकेदार ठंड है, तक तो तुम्हारे लिए बर्फ खाना बन जाएगा। मेरा ख्याल है अपने साथ वालों को यहीं बुला लो। और हाँ, ट्रक पर लादा क्या हुआ है? गन्ने हैं। अबू हर से फिरोजपुर ले जा रहे थे। वहां एक शुगर मिल है, प्रेमिया शुगर मिल, उधर उतारने थे। मैंने उजलत में तराशा हुआ जवाब सुनाया। बूटे के चेहरे पर उलझन नमूदार नहीं हुई, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि जवाब माकूल है। मैं पिछले 8-10 सेकंड में इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि हम फाजिलिका सेक्टर के आसपास से सरहद अबूर कर चुके हैं। इसका मतलब था कि हम अबूहर, फरीदकोट और फाजिलिका वगैरह से ज्यादा दूर नहीं हैं। एन मुमकिन था कि यह गांव फाजिलिका ही की कोई नवाई आबादी हो। इस इलाके के बारे में मेरी मालूमात इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी कम भी नहीं थी। बूटे से तारुफ कराते हुए मैंने अपना नाम निहाल सिंह और सफदर का वचन सिंह बताया और कहा कि हम लुधियाना के रहने वाले हैं। बूटा, जिसका पूरा नाम बूटा सिंह था, कमरे के साथ वाली तारीख कोठरी में घुसा और वहां से एक बोसीदा बोरी घसीट लाया। बोरी देखते ही पता चल गया कि इसमें आलू हैं। बूटा सिंह बोरी में से मिट्टी से भरे हुए आलू निकालते हुए बोला, जाओ तुम अपने साथियों को ले आओ। क्या घर में कौन सा पर्दा है? जहां मन चाहे सो रहना। 1-2 रजाइयां हैं, लकड़ी भी है, ज्यादा ठंड लगी तो आग जला लेना। मैंने कहा, कम से कम एक बंदे को तो ट्रक में रहना ही होगा। अगर तुम कहती हो तो दूसरे को मैं ले आता हूँ। बोला, सज्जन जी ट्रक में गन्ने ही है ना, कोई अलायचियां तो नहीं जो चोर ले जाएंगे? खाम खा सर्दी में जम जाएगा बेचारा, वो वहां रहेगा जो। नहीं यार, पीर उस्ताद ने पहला सबक ये पढ़ाया था कि गाड़ी अकेली नहीं छोड़नी। गाड़ी और जनानी में बहुत सी बातें एक जैसी होती हैं। वो हंसने लगा। मैंने कहा, तुम कहते हो तो मैं एक को यहाँ ले आता हूँ, दूसरे के लिए तुम चावल दे दो, वो मुसलमान है, खा लेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, बूटे ने कहा। अगर कंबल रजाई वगैरह की जरूरत है तो वो भी ले जाओ। नहीं, रजाई तो उधर है। हाँ, कपड़े भीगे हुए हैं उसके, अगर एक जोड़ा मिल जाए तो मेहरबानी है। बूटा सिंह की दुबली पतली पिंडली पर पट्टी बनी हुई थी। वो लंगड़ाता हुआ दूसरे कमरे में गया और वहां से एक तहबंद कमीज ले आया। मैं देखते ही जान गया कि ये उसके बापू का लिबास है। इसमें पगड़ी भी थी। जरींगुल इन कपड़ों में पूरा आ सकता था। मैंने शुक्रिया के साथ कपड़े वसूल कर लिए। बूटा सिंह ने कहा, ठहरो जरा 1 मिनट, मैं चावल भी लाता हूँ। वो फिर साथ वाले कमरे में गया और टिफिन के एक मुड़े थोड़े डिब्बे के साथ वापस आ गया। इस डिब्बे में चावल थे। बूंदाबांदी जारी थी। मैंने एक बार फिर तरपाल का टुकड़ा सर पर रखा और ट्रक की तरफ रवाना हो गया। ज़हन में खलबली मची हुई थी। जाहिर है मेरी तरह सफदर और जरींगुल के गुमान में भी नहीं था कि हम सरहद पार कर चुके हैं। मुझे खतरा महसूस हुआ कि मेरी गैर मौजूदगी में वो किसी राहगीर के सामने भांडा न फोड़ चुके हों। ये बड़ी कठिन घड़ियां थीं। अपने ट्रक के बेइंतहा कीमती असबाब के साथ हम एक गैर मुल्क में आ घुसे थे और कुछ नहीं जानते थे कि आइंदा हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं ट्रक पर पहुंचा तो सफदर और जरींगुल दिलजीत समेत कैबिन में मौजूद थे। मुझे पहचान कर इन्होंने दरवाजा खोल दिया। मेरे हाथ में कपड़े और टिफिन का डिब्बा देखकर वो समझ गए कि अपने मिशन में थोड़ी बहुत कामयाबी मुझे हुई है। कैबिन में तारीकी थी। सफदर और जरींगुल को मेरे चेहरे के तासरात नजर नहीं आ रहे थे। जरींगुल ने पूछा, क्या बना उस्ताद जी? मकबरा, और मकबरा भी ऐसा पक्का कि दफन होने वाला, ताकि आमद टकरे मारता रहे तो बाहर ना निकल सके। क्या मतलब? सफदर ने जरा चौंक कर पूछा। मतलब जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहां? चरसी बूटा सिंह के घर। चरसी बूटा सिंह? सफदर ने हैरत से पूछा। ये सिख दरमियान में कहां से टपक पड़ा जी? मैंने ठंडी सांस भरी। सिख दरमियान में नहीं टपका, तुम सिखों के दरमियान टपके हो। ये पाकिस्तान नहीं है भाई, इंडिया है। कंट्रोल लाइन पार कर चुके हो तुम, और मेरा ख्याल है कि 4-5 मील तक दियार गैर में घुसे बैठे हो। सफदर, जरींगुल और दिलजीत शशतर रह गए। इन्होंने गौर से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, जैसे यहां आकर पहली बार आंख खुली हो। मैंने टिफिन का डिब्बा जरींगुल की गोद में रखते हुए कहा, ये लो भोजन और ये लो कपड़े। ये बूटा सिंह के बापू का लिबास है, मगर ख्याल रहे तैबंद ध्यान से बांधना। ठीक से ना बांधा तो ये 12 बजे के आसपास खुल भी सकता है। जरींगुल को मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और दिलजीत भी बहुत हैरानी से मुझे देख रहा था। बहुत मुश्किल से वो दोनों इस खबर को जज्ब कर पाए, और जब इन्हें यकीन हो गया कि वो वाकई इंडिया में है तो इनके चेहरों पर परेशानी नुमाया हरूफ में दर्ज होगी। सफदर बोला, अब क्या करें? मैंने कहा, वही जो बिफरे हुए शहर के सामने तन्हा और निहत्ता शिकारी करता है। अब हमने कुछ नहीं करना भाई, जो कुछ करना है हालात ने करना है। ट्रक को हरकत में लाने के लिए कम से कम 2 नए टायरों की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है।
और ना ही जल्द मिलने की उम्मीद है। यह भी नहीं हो सकता कि हम ट्रक को यहाँ छोड़कर सरहद की तरफ लौट जाएं। आगे बढ़ना इससे भी खतरनाक है। सरहद की दोनों जानिब BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और होम गार्ड आज कल चौकस हैं। यह भी मौजूदा ही है कि हम हाल्ट सुने बगैर यहाँ तक पहुंच गए हैं। उस्ताद जी, हाल्ट का क्या मतलब है? जनी गुल ने पूछा। रेंजर्स या फौज वाले किसी को गोली मारने से पहले यह लफ्ज पुकारते हैं ताकि मुतवफ़ी को पता चले कि वो किसके हाथों फोत हो रहा है। अच्छा, वो वाला हाल्ट, उसका तो हमको पता है, कई फिल्मों में हमने देखा है। वो रियाज शाहिद का फिल्म नहीं था? ये अमन नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सफदर ने चिढ़कर कहा। यह वक्त फिल्मों की कथा सुनाने का नहीं है। इस मुख्तसर वक्त में कोई नेकी की बात सोच लो ताकि मुश्किल आसान हो। एक बार फिर हमने सर जोड़कर मशवरा किया। हालात गंभीर हो चुके थे, लिहाजा ये मशवरा भी खासा तवील था। हम दिलजीत को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। वो जख्मी था और उसकी वजह से हम फौरन मुश्तबा ठहर जाते। दिलजीत के अलावा हम तीनों में भी किसी एक का ट्रक में रहना जरूरी था। तय ये हुआ कि जरी गुल दिलजीत के साथ ट्रक में रहेगा, जबकि हम दोनों बूटा सिंह के घर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द किसी तरह ट्रक के 2 या 3 टायर दस्तयाब हो सकें, या फिर अगर किस्मत यावरी करे तो कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि हम इस ट्रक का असबाब किसी दूसरी गाड़ी में मुंतकिल कर सकें। हमने ट्रक को जक लगाकर दोनों तरफ का एक एक बर्बाद शुदा पहिया खोल लिया। एक फाजल टायर ट्रक में मौजूद था। अगर हमें 2 टायर या कम अज कम 1 टायर भी मिल जाता तो हम ट्रक को हरकत में ला सकते थे। टार्च की रोशनी में मैंने ट्रक का अच्छी तरह जायजा लिया। इसकी पिछली नंबर प्लेट कीचड़ के छींटों में बिल्कुल छुप चुकी थी, और सिर्फ नंबर प्लेट ही नहीं, ट्रक का बेशतर हिस्सा छींटों से लचड़ा हुआ था। ट्रक की बाड़ी पर जहां जहां गोलियों के निशान नजर आए, हमने वहां मिट्टी मल दी। ताहम ये मेकअप बड़े नेचुरल अंदाज में किया गया। देखने में यही लगता था कि ट्रक के करीब से गुजरने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों ने यह गुलकारी की है। अगली नंबर प्लेट के साथ भी यही सलूक किया गया। मैं जानता था कि मशरकी पंजाब की सड़कों पर इस ट्रक से मिलते जुलते ट्रक चलते हैं। जहां यह ट्रक खड़ा था वो जगह सड़क से ज्यादा दूर भी नहीं थी। आम देहाती इस ट्रक को देखकर किसी शक में मुब्तला नहीं हो सकता था, बल्कि कोई बावर्दी शख्स भी जब तक खसूसी गौर खोज न करता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था। मैंने जरीन गुल को तसल्ली दी कि यहाँ कोई ऐसा शदीद खतरा मौजूद नहीं और वो चाहे तो कैबिन में सो भी सकता है। दिलजीत की टूटी हुई बर्ची जरीन ने निशिस्त के नीचे रख ली थी और बवक्ते जरूरत इसे इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा वह हथियार भी ट्रक पर मौजूद था, जिसका तोड़ शायद यहाँ के रेंजर्स और BSF के पास भी नहीं था। जो दीगर हदायत मैंने जरीन गुल को दी, इनके मुताबिक इसे अपना नाम यूसुफ और दिलजीत का दिलजीत सिंह बताना था। हम चारों अबूहर से गन्ना लेकर फिरोजपुर की शुगर मिल में जा रहे थे। यहाँ ट्रक खराब हो गया। अब 2 साथी टायर ढूंढने निकले हुए थे और 2 ट्रक में मुकीम थे। तयशुदा तफसील के मुताबिक मेरा नाम निहाल सिंह और सफदर का वचन सिंह था। जो पगड़ी फालतू आ गई थी वो मैंने दिलजीत के सर पर बांध दी। इसका लिबास तो पहले ही सिखों वाला था, यानी तहबंद कमीज, झाड़ झंकाड़ दाढ़ी भी थी। पगड़ी बांधकर वो 100% सिख नजर आने लगा। दर्द की बाकी गोलियां मेरी जेब में थी, वो मैंने दिलजीत को दे दी। वो कराते हुए बोला, बाबू ये टांग का दर्द तो मैं सह लूंगा, इस दर्द का इलाज करो जो मेरे कलेजे को खा रहा है। मुझे मेरी बाली का कुछ बताओ, वो जिंदा भी है कि नहीं? मैंने उसे झूठी तसल्ली देते हुए कहा, हौसला रखो चचा, अल्लाह अच्छा ही करेगा।